चंद्रनगर राज्य, जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम भीमा, मंजिला का नाम लल्लन और सबसे छोटे भाई का नाम था भोला। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। हाँ देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंजिला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंजिला लल्लन का होगा और बचा मेड छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम वो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली हैं। दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 लल्लन का होगा और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है, तो फिर ठीक है। अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा लल्लन का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। भीमा के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे लल्लन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूं? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ दिए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई भीमा घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है, जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंजिला भाई लल्लन का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो भोला, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। और बहुत ही पुराने जमाने के 4 सिक्के भोला को देते हैं। भैया आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपए ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भोला अपने हिस्से का के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोक। अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं, बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे, तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है। मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाइयों ने भोला और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वही दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान,
ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चढ़ने गई थी, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। ना, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला, मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। पद्मा, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगे? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया। अब बताओ, मैंने आगे का क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं पद्मा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदें के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी दुख मुझे देखा नहीं जाता भोला, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज़्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना। और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो, शायद यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपने कुटिया पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो पद्मा, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और पद्मा अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे पद्मा, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है पद्मा? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे भोला और पद्मा दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे पद्मा, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों पद्मा, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ पद्मा, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं, पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं।
हमारे भाग्य में कुछ नहीं, ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। हाँ पद्मा, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। भोला और पद्मा दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, ये तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ पद्मा, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गई होगी। पद्मा ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे देती है। चिड़िया कुछ देर पद्मा को देखती रहती है, फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। अब चलो पद्मा, घर चलते हैं, शाम भी हो रही है। भोला और पद्मा दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपना कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए भोला जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करनी है। कोई जरूरी काम, वो भी इस वक्त रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। पद्मा के कहने पर भोला फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। पद्मा, ये तो हमारा मेड़ है, और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकती है पद्मा? ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी तोड़े या रखे। अरे वाह पद्मा वाह, मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह पद्मा और भोला ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी, सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा, और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम भोला का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। भीमा और लल्लन दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ ललन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे पद्मा, तुम तो कमाल कर दिया, मेड़ तोड़ दी। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे पद्मा, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुआ, पद्मा और भोला दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ पद्मा, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंजिला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे पद्मा, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ की जड़ तो हमारी है, इसलिए इस जड़ को हम रखें या काटें, हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। भीमा और लल्लन दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। अच्छा तो तू है बोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं,
तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कौड़े की मार वाली सजा दिलवाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा लल्लन तुमने। भोला और पद्मा को दोनों भाई रात भर कमरे में बांध कर रखते हैं। सुबह होते ही राजा के पास दोनों को लेकर पहुंच जाते हैं। राजा के पास जाकर दोनों भाई ने बताया कि भोला और उसकी पत्नी ने अपराध किया है। अच्छा तो ये बात है। देखो भीमा और लल्लन, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे छोटे भाई भोला ने तुम्हारी फसल को नुकसान पहुंचाया है, खेत की मेड़ को तोड़कर, और फिर फल का नुकसान कर दिया पेड़ का जड़ को काटकर। कहो भोला, क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खेतों की बंटवारे करते हुए मेरे दोनों भाइयों ने सब खेत अपना नाम कर लिया और सिर्फ मेड़ मुझे दिया। अब मेरी मेड़ मेरी मर्जी, मैं तोड़ूं या रखूं। महाराज, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आम का पेड़, उसे तुमने जड़ सहित क्यों काट दिया? महाराज, जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने आम से लदे हुए डाली ले गए और मुझे सिर्फ आम के पेड़ का जड़ वाला हिस्सा दिया। अब क्योंकि महाराज जड़ वाला हिस्सा मेरा है तो मैं काटूं या रखूं, ये मेरी मर्जी है महाराज। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। क्योंकि जड़ वाला हिस्सा मेरा था तो मैंने इसे काट दिया। वैसे तुम्हारा भी कहना सही है। तुमने तो खूब बदला लिया है भोला। ईंट का जवाब पत्थर से। वाह भाई वाह, मान गए तुमको भोला। महाराज, आप तो भोला की तारीफ करने लगे, हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अभी न्याय की आस लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊं, तुम निकल जाओ यहाँ से। उस भोला की इतनी हिम्मत, उसने सरेआम हमें बेइज्जत किया है। उस भोला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। भोला और उसकी पत्नी रोज की तरह आज भी मुखिया के खेतों पर काम कर रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं, तभी वो चिड़िया दोबारा उनके पास उड़कर आती है। अरे अरे, ये चिड़िया तो फिर से यहाँ आ गई। लगता है भूखी होगी बेचारी। चलो मैं इसे कुछ खाना खिला देती हूँ। देखो ये चिड़िया कितनी प्यारी है। अगर मेरी भी कोई संतान होता तो उसे भी मैं इसी तरह खाना खिलाती। पद्मा ने उस चिड़िया को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वहां एक चमत्कार हो गया। चिड़िया अचानक एक युवक के रूप में बदल गया। अरे अरे, ये क्या? ये तो अभी एक चिड़िया थी, अब इंसान कैसे बन गया? कहीं तुम कोई बहरूपिया तो नहीं? चले जाओ यहाँ से। आप दोनों ने मुझे वापस इंसानी रूप में लाया है। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। युवक को अचानक देख डरने लगे कि तभी वहां ऋषि चरण दास जी पहुंच जाते हैं। देखो भोला, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये युवक आज के बाद तुम्हारा है। तुम्हारी ही संतान की तरह तुम दोनों के संग रहेगा। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? हाँ पद्मा, तुम हमेशा नाराज थी ना। आज के बाद तुम इसे अपना बेटा बना लेना। 20 वर्ष मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है और आज वो समय आ गया है। 20 वर्ष? बाबा, क्या कोई रहस्य है? हाँ, आज से 20 वर्ष पहले की बात है। जब मैं प्रातः स्नान के लिए नदी पर गया था, तभी नदी किनारे एक बच्चा रोते हुए मुझे मिला था। अरे ये तो किसी का बच्चा है, नदी किनारे रो रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ आश्रम ले जाता हूँ। ऋषि चरणदास ने उस रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर अपने आश्रम ले आते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है। मैं एक सन्यासी, इस बच्चे को देखभाल करना मेरी बस की बात नहीं। केवल एक माँ ही संतान की सही देखभाल कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ऋषि चरण जी बड़ी असमंजस में पड़ गए थे। वह दिन रात उस बच्चा के बारे में ही सोच रहे थे। समय गुजरता गया और वह छोटा सा बच्चा अब युवावस्था पर पहुंच गया। देखो बेटा माधव, मेरा भी अब उम्र होती जा रहा है।
कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? तुम्हें माँ बाप की आवश्यकता है जो तुम्हें अपना नाम देकर तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें एक परिवार का प्यार मिल सके। पर बाबा, इस मतलबी दुनिया में भला कौन मुझे अपनाएगा? यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे के नहीं होते। मैं तो एक अनाथ हूं ना। नहीं रे माधव, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है, बुराई के बीच अच्छाई भी है, झूठ के अंधकार में सच की ज्योति भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि चरण दास जी माधव के भविष्य को लेकर दुविधा में फंस गए थे कि उनके बाद माधव का क्या होगा, वह कहाँ जाएगा। तभी उनके मन में ख्याल आता है, हे परमपिता, मुझे माफ करना। मैं अपने मंत्रों के बल से माधव को एक पक्षी का रूप दे रहा हूँ, जिससे कि वो एक सही माता पिता की तलाश कर सके। भविष्य में ये पक्षी जब किसी योग्य निसंतान दंपति के संपर्क में आएगा, उसी दिन ये मूल रूप में वापस आएगा। उसके बाद वही दंपति इस बच्चे के माता पिता होंगे। इस तरह ऋषि चरण दास ने माधव को एक पक्षी के रूप में बदल देते हैं। वो पक्षी दिन भर उड़कर घूमती, खाना खाती और वापस आश्रम पर आकर रात बिताती। इस तरह माधव का कोई माँ बाप नहीं था, इसलिए इसे मैंने एक पक्षी बनाकर उसे अपने लिए एक योग्य माता पिता की तलाश करने को कहा था, और वो तुम्हें तलाश लिया। आज उसके लिए माँ बाप मिल गया है, इसलिए उसे अब पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। भोला और पद्मा, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा हुआ। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने हमारे निसंतान के वर्षों के दुख को आज दूर कर दिया है। ऋषि चरण दास जी वहीं से वापस अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भोला और पद्मा माधव को लेकर अपने घर आ जाते हैं। भोला और पद्मा माधव को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन। क्या बात है पिताजी, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आप चिंतित लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही अपने आप में खो गया था। नहीं पिताजी, मैं समझ सकता हूं आप चिंतित हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? माधव जिद करने लगा। भोला खुद को रोक नहीं सका। उसमें सारी आपबीती माधव को बताया कि किस तरह उसके दोनों भाई ने उसके साथ भेदभाव किया और घर से बाहर निकाल दिया है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। आज के बाद मैं ही सारा काम करूंगा, आप आराम कीजिएगा। पिताजी, मैं जरा अपने चाचाओं से मिलकर आता हूँ। नहीं बेटा नहीं, वहां मत जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। पिताजी, अब आप देखते जाइए, आपका ये माधव अब कैसे अपने चाचाओं को चक्की पिसवाता है। पिता के मना करने के बाद भी माधव अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर भीमा के घर पहुंच जाता है। अरे वो कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? चाचा जी नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम माधव है। मेरे पिताजी भोला ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या? भोला का बेटा? रातों रात भोला का बेटा कहां से टपक गया? अरे पागल, ये क्या मजाक है? भोला के पास तो कोई संतान नहीं है, तुम जरूर कोई चालबाज हो। ललन, मुझे लगता है ये भोला का कोई नया चाल है, हमें सावधानी से काम करना होगा। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ अपने बाप के पास। चाचा जी, मैं अपनी छत लेने आया हूँ जो आपने अपने कमरे के ऊपर लगा रखी है। अरे तुम पागल हो गया क्या? कहाँ है तेरा छत? अरे चाचा जी, लगता है आप भूल गए। आप लोगों ने पिताजी को बंटवारे में जो छत दिया था ना, और कमरे जो आप लोगों ने रखे थे, अब मैं उसी घर का छत को लेने आया हूँ। अरे अब ये क्या नया नौटंकी है? अगर तू ये छत ले जाएगा तो फिर हमारा कमरा किस काम का होगा? ओ लड़के, तू ये छत नहीं तोड़ सकता, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ, आप लोग मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? इतना कहकर माधव घर के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ देता है। छत टूटने के बाद घबराकर दोनों भाई
राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। अरे भीमा और लल्लन, तुम दोनों फिर से वापस आ गए। बताओ अब क्या हुआ? महाराज, एक जरूरी खबर हमें आपको बतानी है। जरूरी खबर? ऐसा है तो फिर बताओ क्या खबर लाए हो? महाराज, भोला के पास कोई संतान नहीं है। अचानक रातों रात उसका संतान पैदा हो गया, और वो भी करीब 20 साल का लड़का। अच्छा तो ये बात है। सैनिकों, जाओ उस भोला और उसके उस आकस्मिक लड़के को लेकर तुरंत राज दरबार पर हाजिर करो। कुछ देर के बाद सैनिकों ने भोला और माधव को पकड़कर राज दरबार पर हाजिर करते हैं। सुनो भोला, क्या यह तुम्हारा संतान है? हाँ महाराज, ये मेरा ही लड़का है। इसका नाम माधव है। माधव, तुमने इनके घर की छत को क्यों तोड़ दी? और तुमने इस क्यों कहा कि राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सुनिए महाराज, बंटवारे में मेरे दोनों चाचा ने घर और कमरा खुद ले लिया और केवल छत मेरे पिताजी को दिया। अब मैं अपने पिता के हिस्से का सामान को तोड़ूं या रखूं, ये तो मेरा हक है। इसमें गलती कहाँ है महाराज? मैंने तो बस अपने पिता के हिस्से को तोड़ा है। मैंने चाचा जी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। अरे भीमा, क्या तुमने बंटवारे में भोला को छत दिया था? जी महाराज, हमने भोला को बंटवारे में घर का छत दिया था और कमरा हमने रखा था। अरे ये कैसा बंटवारा है? फिर तो ये सही है, इसमें भोला और माधव का कोई दोष नहीं है। ये गलत है महाराज। अब बिना छत के हम कैसे रहेंगे? तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो भीमा। ये बात तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब तुम्हारी करनी का फल तुम्हें ही भुगतना होगा। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये भोला का बेटा नहीं है, ये एक गुप्तचर है। मैं गुप्तचर हूं। इसका क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? बताओ भीमा, इसके गुप्तचर होने का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? वो प्रमाण तो नहीं है महाराज, पर तो फिर तुम इस पर आरोप क्यों लगा रहे हो? महाराज, अगर प्रमाण की बात है तो पहले इस माधव को प्रमाण मांगिए। क्या ये हमारा खानदानी वारिस है या कोई बहरूपिया? माधव, क्या तुम अपना प्रमाण दिखा सकते हो कि तुम इनके खानदानी वारिस हो? महाराज, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों भाइयों से प्रमाण मांगिए। क्या इनके पास खानदानी होने का कोई प्रमाण है? लल्लन और भीमा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? प्रमाण नहीं महाराज, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। तो माधव, इन दोनों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। क्या तुम्हारे पास खानदानी होने का कोई प्रमाण या सबूत है? हाँ है महाराज, मेरे पास प्रमाण है। भोला ने माधव को पहले ही 4 सिक्के दे रखे थे। माधव अपने जेब से पुराने जमाने के वही 4 रुपए वाले सिक्के निकालकर राजा को देता है और कहता है कि ये प्रमाण है उसके खानदानी होने का। महाराज, ये रहा प्रमाण। ये पुराने जमाने के सिक्के हैं जो कि हमारे दादा के दादा के दादा जमाने की है। अब ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। ये है मेरा खानदानी सिक्का, मेरे पूर्वजों के जमाने का। राजा उन सिक्कों को अपने हाथ में रखकर ध्यान से देखकर कहता है, अरे हाँ, ये तो सैकड़ों साल पुराना सिक्का है। उस समय तो मेरे पिताजी भी राजा नहीं थे, बल्कि मेरी भी दादा के जमाने के उसी समय का ये सिक्का है। इसकी बनावट और इसके धातु बिल्कुल अलग है। आज के जमाने में ये सिक्का करोड़ों रुपए का है। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि तुम ही असली खानदानी हो। अरे बेवकूफ, ये हमने क्या कर दिया? जिन सिक्कों को हम खोटा समझ रहे थे, देखो आज उन्हीं सिक्कों ने साबित कर दिया कि वो खानदानी है। हाँ भैया, और राजा बता रहे हैं कि वो अनमोल है, करोड़ों रुपयों के हैं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं नहीं महाराज, हम तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। ये माधव भोला का ही बेटा है, वो खानदानी है, जबकि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और उसने छत इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम लोगों ने भोला को बंटवारे में छत देकर ठग दिया था, क्योंकि वो उनका छत है, चाहे वो तोड़े या रखे, उस पर हम उंगली नहीं कर सकते। और सुनो भीमा और लल्लन, तुम दोनों ने मेरा और इस राज दरबार का समय खराब किया है। तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के ऊपर अन्याय किया है। तुम दोनों को सजा तो मिलकर ही रहेगी। हमें माफ कर दीजिए महाराज, आज के बाद हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे।
माफी नहीं, गलती की सजा मिलती है। सुनो मंत्री, मैं ये आदेश देता हूँ कि भीमा, ललन और भोला के खेतों का बराबर बराबर बंटवारा होगा। साथ ही घर भी बराबर हिस्से में बांटी जाएगी। इसके अलावा भोला ने जो संघर्ष किया है और उसने जो कड़ी मेहनत करके जिंदगी गुजारी है, उसके इस धैर्य और साहस को हम प्रणाम करते हैं। और हम ये आदेश देते हैं कि भोला और माधव को हमारे राजघराने की ओर से 5 एकड़ जमीन उपहार में दिया जाए, जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी करके आगे बढ़ सके। साथ ही इन दोनों दुष्ट भाइयों को कारावास में बंद किया जाए। इन दोनों की यही सजा है। जी महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। और सुनो मंत्री जी, हमारे इस राज्य में एक होनहार सलाहकार की आवश्यकता थी, जो बल और बुद्धि से निपुण हो, पर उस तरह की योग्य पुरुष हमें आज तक नहीं मिल रहा था। लेकिन भोला के पुत्र माधव के पास वो योग्यता है, इसलिए आज के बाद हम इस राज्य का मुख्य सलाहकार माधव को बनाने की घोषणा करते हैं। इस तरह देखते ही देखते भोला की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हुआ। चारों दिशा से खुशियां ही खुशियां मिल रही थी। पिता की संपत्ति का समान अधिकार मिला, राजघराने से 5 एकड़ जमीन उपहार में मिला और बेटे माधव को राजघराने में मुख्य सलाहकार का पद प्राप्त हुआ। देखा भाग्यवान, तुम हमेशा किस्मत को दोषी बना रही थी ना। देखो आज क्या हुआ, हमारे पास जमीन नहीं थी, हमें जमीन मिल गई, वो भी पूरे 5 एकड़। हमारी कोई संतान नहीं थी, ऊपर वाले की दया से हमें संतान मिल गई। इस राज्य में हमारा कोई सम्मान नहीं था। आज देखो, पद्मा राजघराने में हमें इतना बड़ा सम्मान का पद मिला है कि हमारा संतान को मुख्य सलाहकार का पद मिला है। यानी कि माधव को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मेरे मुंह में जो आया वही बोल दिया। लेकिन ये बात सच है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय राजा को रंक तो रंक को राजा बना देती है। इसीलिए हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। हाँ पद्मा, और हमेशा एकजुट होकर इंसानों को साथ में चलना चाहिए। बिना पक्षपात के सबको एक जैसा और समान अधिकार मिलना चाहिए। और खोटा सिक्का करोड़ों का निकला। यही है मेहनत, धैर्य और साहस का फल, जो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है छप्पर फाड़ के मिलता है। गांव के किनारे मिट्टी और खपेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहते थे राम सिंह और उनकी इकलौती बेटी रूपा। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में बिखर रही थी। राम सिंह सिर पर फावला रखे काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। रूपा बिटिया, मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ। आज ठेकेदार ने कहा है ज्यादा काम है, शायद कुछ रुपए ज्यादा मिल जाए। जी बापू, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। राम सिंह ने अपनी जेब टटोली। उसमें कुछ सिक्के थे। उन्होंने उन्हें निकालकर एक बक्से में रख दिया। बस थोड़ा और जोड़ लूं, फिर अपनी रूपा की शादी अच्छे घर में कर दूंगा। रूपा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर कहीं एक छिपा हुआ डर भी था। शाम को राम सिंह जब काम से वापस लौटा तो गांव की चौपाल पर 3-4 आदमी बैठे बातचीत कर रहे थे। राम सिंह, सुना है तुम लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हो? हाँ भैया, कई जगह बात की है, पर या तो दहेज ज्यादा मांगते हैं या फिर लड़का ठीक नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आजकल अच्छे लड़के सिर्फ पैसे वालों को ही मिलते हैं। ये सुन राम सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसी रात रूपा अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी ओढ़नी के पल्लू से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था, कल मिलना जरूरी है, अर्जुन। रूपा की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन वही लड़का जिससे रूपा कई महीनों से चुपचाप मिलती रही थी। वो गांव के बाहर जंगल किनारे अपनी माँ के साथ रहता था। बापू मेरी शादी कहीं और कर देंगे, मैं अर्जुन के बिना नहीं रह सकती। अगले दिन राम सिंह जैसे ही मजदूरी के लिए जाने लगा, तभी रूपा ने उन्हें रोकते हुए पूछा,
बापू, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? तेरे लिए बिटिया, तेरी शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। तू दुल्हन बनेगी तो पूरा गांव देखेगा। ये सुनते ही रूपा की आंखें भर आई। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। वैसे रूपा, अगले हफ्ते मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखने जा रहा हूँ। लड़का शहर में काम करता है, तेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सुन रूपा चौंक गई। बापू, अगर मुझे कोई पसंद हो तो? क्या मतलब रूपा? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बेटी, बाप से बढ़कर तेरा भला कौन चाहेगा? जो भी करूंगा तेरे लिए सही ही होगा। रूपा चुप हो गई, पर उसके मन में तूफान उठ चुका था। अगली रात रूपा ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी। उसमें कुछ कपड़े और वह लाल चूड़ियां रख ली जो उसके पिता ने उसकी शादी के लिए खरीदी थी। उसने सोते हुए राम सिंह को देखा और मन में कहा, माफ करना बापू, पर मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में निकल गई। घने पेड़ों के बीच से गुजरती हुई रूपा कांप रही थी। दूर एक कच्चा सा घर दिखा, वहीं अर्जुन रहता था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। रूपा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अर्जुन, मैं घर छोड़ आई हूँ, हमेशा के लिए। अर्जुन की माँ ने तीखी नजर से रूपा को देखा। घर छोड़ आई? ए लड़की, ये कोई खेल है क्या? हमारे घर की हालत तो देख जरा। रूपा ने सिर झुका लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद, ठीक है, आ गई हो तो रह सकती हो, पर यहाँ रानी बनकर नहीं, काम करके रहना होगा। रूपा ने धीरे से कहा। जी ठीक है माँ जी। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, ये राह आसान नहीं है। सुबह जब राम सिंह काम के लिए उठा तो उसने देखा कि घर में तो कोई है ही नहीं। रूपा, अरे बिटिया पानी दे जा रे। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर पुकारा, रूपा, अरे कहाँ है बेटी? इसके बाद वो उसके कमरे की ओर गया। जैसे ही वह कमरे में पहनो तो उसने देखा कि बिस्तर खाली था। कोने में रखी पोटली भी गायब थी। ये देख राम सिंह के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? कुछ ही घंटों में पूरे गांव में खबर फैल गई। चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए। अरे तुमने सुना क्या? राम सिंह की बेटी रूपा घर छोड़कर भाग गई। हाँ, कहते हैं किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध था उसका। राम सिंह यह सब सुन रहा था। लोगों का कहा हर शब्द तीर की तरह उनके सीने में चुभ रहा था। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पर भीतर ही भीतर उनका दिल टूट चुका था। उधर जंगल के किनारे कच्चे घर में सुबह होते ही अर्जुन की माँ ने रूपा को जगा दिया। अरे ओ महारानी, यहाँ सूरज चढ़ने तक कोई नहीं सोता। उठो, चूल्हा जलाओ, पानी भरो और लकड़ी भी काटनी है। बेचारी रूपा उठकर सब काम करने लगी। रूपा ने पहली बार इतनी कड़ी मेहनत की थी। उसके कोमल हाथ छिल गए। अर्जुन पास खड़ा था, पर उसकी आंखों में असमंजस था। अर्जुन, मैंने सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। रूपा, मैंने कहा था घर छोड़ने को। माँ पहले ही परेशान रहती हैं, और अब तुम। ये सुन रूपा के दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। उधर राम सिंह जंगल की ओर बढ़े। उन्हें किसी ने बताया था कि रूपा को वहां जाते देखा गया। पेड़ों के बीच चलते हुए उनकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक उन्हें कच्चा घर दिखा। दरवाजे पर अर्जुन की माँ खड़ी थी। रूपा अंदर से बाहर आई। पिता को देखते ही उसकी आंखें भर आई। रूपा चुप रही। अर्जुन भी बाहर आ गया। अपनी लड़की को समझाकर क्यों नहीं रखा? अब जब खुद भाग कर आई है तो हम क्या करें? बेटी चल, घर चल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रूपा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन खामोश था। मुझे माफ करना बापू, अब मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। यह सुनते ही राम सिंह के कदम लड़खड़ा गए।
इसके बाद निराश मन से वह वहां से लौट आया। गांव लौटते समय लोग उसे ताने मार रहे थे। देखो, यही होता है जब लड़कियों को ज्यादा छूट दी जाए। राम सिंह ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह निकले। घर पहुंचकर उन्होंने वो खाली बक्सा खोला। उसमें अब सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। हे प्रभु, मैंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी एक पिता का फर्ज निभाने में। एक शाम अर्जुन की माँ ने रूपा से कहा, स्याह खाने को भी मुश्किल से मिलता है। तुम्हारे बाप के घर जैसी सुविधा नहीं है। अगर रहना है तो कल से जंगल में लकड़ी बेचने जाना होगा। रूपा ने हाँ में सिर हिलाया। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें शहर जाना पड़ सकता है। रूपा ने पहली बार महसूस किया कि उसने जिस सपने के लिए सब छोड़ा, वह सपना अभी अधूरा और अनिश्चित था। सुबह की ठंडी हवा में रूपा सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए चल रही थी। ध्यान से चलो, अगर लकड़ियां हो गिर गईं तो दाम कम मिलेगा। रूपा चुपचाप चलती रही। रास्ते में उसने देखा कुछ और औरतें उसे घूर रही थीं। अरे यही है वो लड़की जो अपने बाप का घर छोड़ आई। रूपा ने सुन लिया, पर वो चलती रही। दोपहर को अर्जुन और रूपा बाजार में लकड़ियां बेचने पहुंचे। अरे अर्जुन, नई मजदूर रख ली क्या? अर्जुन चुप रहा। उसने कुछ नहीं बताया। इन लकड़ियों के 50 रुपए मिलेंगे बस। इतनी मेहनत के सिर्फ 50 रुपए। लेना है तो लो, नहीं तो और भी बेचने वाले खड़े हैं। रूपा को पहली बार एहसास हुआ कि सपनों की दुनिया और हकीकत में कितना फर्क होता है। उधर गांव में राम सिंह अब चौपाल पर नहीं जाते थे। मजदूरी से लौटकर सीधे घर में बैठ जाते। एक शाम एक पड़ोसन उनके पास आए। भैया भूल जाओ, अब जो भाग गई उसे क्यों याद करते हो? बेटी कभी पराई नहीं होती बहन, चाहे कितनी दूर चली जाए। देखो ना रूपा के बिना ये घर कितना सूना है। उधर रात को रूपा ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, क्या हम ऐसे ही जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे? तो क्या करूं? मेरे पास और है ही क्या? मैं शिकायत नहीं कर रही, पर तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुमने खुद फैसला लिया था, अब मुझे मत दोष दो। ये सुनकर रूपा का दिल टूट गया। अगली सुबह अर्जुन की माँ ने खाना परोसा, पर रूपा की थाली में रोटी कम रखी। माँ जी, एक रोटी और मिल जाती। यहाँ तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ सब कुछ तैयार मिले। जितना है उसी में गुजारा करो। अर्जुन चुपचाप खाता रहा। उसने रूपा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। रात को सब सो गए। रूपा बाहर आंगन में बैठी थी। चांद को देखते हुए उसके मन में पिता की छवि उभर आई। बापू, मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? उसे याद आया कैसे राम सिंह ने छाले भरे हाथों से पैसे जोड़े थे, कैसे हर शाम उसके लिए मिठाई लाते थे, चाहे खुद भूखे रहते थे। सारी बातें याद कर वह फूट फूट कर रो पड़ी। एक दिन राम सिंह मजदूरी से लौटते समय अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। अरे पानी लाओ, शायद कई दिनों से ठीक से खाया नहीं है। राम सिंह अचेत थे। उनके होठों पर बस एक नाम था, रूपा। सुबह सुबह जंगल के रास्ते एक लड़का हाफता हुआ आया। अर्जुन! अर्जुन! क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? राम सिंह काका कल रास्ते में गिर पड़े थे। हालत ठीक नहीं है। गांव वाले कह रहे थे, अगर रूपा मिल जाए तो बता देना। रूपा के कानों में यह शब्द पड़े। क्या? बापू गिर पड़े? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रूपा तुरंत अंदर गई और अपनी ओढ़नी उठ कहाँ चल दी। माँ जी, बापू की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा।
जब घर छोड़ रही थी तब याद नहीं आया था बाप? माँ जाने दो उसे। अगर आज गई तो फिर वापस मत आना। घर में सन्नाटा छा गया। रूपा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रूपा, मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनते ही रूपा के भीतर कुछ बिखर गया। मैं जा रही हूँ, चाहे जो हो। रूपा दौड़ती हुई गांव पहुंची। घर के बाहर भीड़ लगी थी। रूपा ने भीड़ चीरकर अंदर प्रवेश किया। राम सिंह चारपाई पर लेटे थे, आंखें बंद, चेहरा पीला। रूपा उनके पास बैठ गई। बापू, मैं आ गई, मुझे माफ कर दो। राम सिंह ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंधली नजर में बेटी का चेहरा दिखा। रूपा, तू सच में आ गई बेटी? हाँ बापू, आपकी बेटी कहीं नहीं जाएगी अब। राम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। बाहर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। देखो, वापस आ गई। अब कौन करेगा इससे शादी? रूपा ने सब सुन लिया, पर इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। जिसने गलती की है वो मैं हूँ। मेरे बापू को दोष मत दीजिए। उन्होंने हमेशा मेरा भला चाहा। लोग चुप हो गए। रात को रूपा पिता के पास बैठी थी। बिटिया, अगर तू खुश है तो मैं सब सह लूंगा। सुख वही है जहाँ अपने हो। मैंने देर से समझा बापू, पर अब नहीं जाऊंगी। उसने लाल चूड़ियां निकालकर पिता के सामने रख दी। ये चूड़ियां आपकी मेहनत की है। इन्हें मैं तभी पहनूंगी जब आपका आशीर्वाद होगा। सुबह का समय था। रूपा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। राम सिंह चारपाई पर बैठे उसे देख रहे थे। अचानक आवाज आई। रूपा। रूपा के हाथ रुक गए। उसने दरवाजे की ओर देखा। अर्जुन खड़ा था और उसके पीछे उसकी माँ। तो यही है तुम्हारा घर जहाँ से भागकर आई थी? कहिए बहन जी, कैसे आना हुआ? पिताजी, मैं रूपा से बात करने आया हूँ। रूपा तुम बिना बताए चली आई। मैं लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। ये बहाने मेरे सामने मत बनाओ अर्जुन। जब मुझे सहारे की जरूरत थी तब तुमने साथ नहीं दिया। आज क्यों आए हो? अर्जुन चुप हो गया। लड़की हमारे घर में 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, वही बहुत था। यहाँ रहकर क्या करोगी? जिंदगी भर लोगों के ताने सुनोगी? ताने तो वहाँ भी मिलते थे, मगर कोई समझने वाला नहीं। बेटी अगर जाना चाहती है तो मैं रोकूंगा नहीं, पर अब खुलकर फैसला लेना होगा, किसी दबाव में नहीं। बापू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूपा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम साथ खाना खाने से साबित नहीं होता अर्जुन, प्रेम साथ निभाने से साबित होता है। जब बापू बीमार थे तुम साथ नहीं आए, जब मुझे अपमान सहना पड़ा तुम चुप रहे, तो किस बात का प्रेम? अर्जुन की नजरें झुक गई। चल बेटा, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ रुकना ठीक नहीं। दोनों मुड़ गए। अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पर रूपा अडिग खड़ी रही। दोनों वहां से चले गए। बापू, मैंने गलती की थी। अब मैं आपकी मेहनत का सहारा बनूंगी। आप अकेले नहीं हैं। बेटी, गलती से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। शाम को रूपा ने बक्सा खोला। बापू, अब ये चूड़ियां हो तभी पहनूंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। क्या सोच रही है बिटिया? मैं सिलाई सीखूंगी, काम करूंगी, फिर शादी का फैसला भी सोच समझ कर लूंगी। राम सिंह की आंखों में गर्व चमक उठा। कुछ दिन बीत चुके थे। रूपा पास के कस्बे में सिलाई सीखने जाने लगी थी। सुबह घर का काम, दोपहर को सिलाई और शाम को पिता की दवा। एक दिन कस्बे से लौटते समय रूपा ने देखा गांव में हलचल मची हुई थी। लोग चौपाल पर जमा थे। अरे सुना तुमने? जंगल के पास जो कच्चा घर था वहां आग लग गई। रूपा के हाथ से सिलाई का थैला गिर गया। कुछ ही देर में खबर साफ हुई। कहा जा रहा था कि जंगल की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला चल रहा था। कुछ दबंग लोग उस जमीन को खाली करवाना चाहते थे।
तभी एक युवक दौड़ता हुआ आया। अर्जुन को बहुत चोट आई है। वो कस्बे के अस्पताल में है। हालत गंभीर है। रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के को वह छोड़ आई थी, वह आज जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। रात को रूपा सो नहीं सकी। अगर मैं वहां होती तो शायद ये सब ना होता। बापू, क्या मैं फिर से गलती कर रही हूँ? बेटी, सच्चाई भागने से नहीं बदलती, उसका सामना करना पड़ता है। बापू, मुझे अस्पताल जाना होगा। अगर दिल कहता है तो जा, लेकिन इस बार फैसला सोच समझ करना। अगली सुबह रूपा कस्बे के छोटे से अस्पताल में पहुंची। उसके पीछे राम सिंह भी थे। अंदर स्ट्रेचर पर अर्जुन लेटा था। सिर पर पट्टी बंधी थी। अर्जुन की माँ पास बैठी रो रही थी। तुम क्यों आई हो? रूपा चुप। मरीज की हालत गंभीर थी, पर अब भी खतरे से बाहर है। पर इलाज लंबा चलेगा, खर्चा भी होगा। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, घर भी जल गया। डॉक्टर साहब, जितना है ले लीजिए, बाकी मैं मजदूरी करके दे दूंगा। अर्जुन की माँ ने आश्चर्य से राम सिंह को देखा। आप हमारी मदद करेंगे, जबकि हमने आपकी बेटी के साथ। गलतियां बच्चों से होती हैं, बड़ों का काम उन्हें संभालना है। अर्जुन की माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन ठीक हो गया। उसने रूपा से कहा, रूपा, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि सब भूल गई हूँ, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अर्जुन। जिस दिन मुझे ठुकराया गया, मैं चुपचाप चली आई, लेकिन जब सुना कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, तो मेरा दिल मुझे रोक नहीं पाया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देखो अर्जुन, रिश्ते इज्जत से चलते हैं और इंसानियत बिना रिश्ते के भी निभाई जाती है। तुमने रिश्ता तोड़ा था, मैं इंसानियत नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं सब समझ गया रूपा, लेकिन रूपा, आग हमने खुद नहीं लगाई थी। गांव के दबंग चाहते थे कि हम जमीन छोड़ दें। मैंने विरोध किया तो ये सब हो गया। बेटा, वो जमीन असल में मेरे पुरखों की थी। कल ही गांव के काका ने मुझे ब्याया था। राम सिंह, तुमसे एक बात छुपी रह गई थी। जिस जमीन पर अर्जुन रहता है, वो असल में तुम्हारे बाप दादा की थी। सालों पहले कर्ज के बदले कागजों में नाम बदल गया था, पर असली वारिस तुम ही हो। काका ने कल जो कहा वो बिल्कुल सच है। अर्जुन और उसकी माँ चौंक गए। क्या? इसका मतलब इतने सालों से हम गलत जमीन पर थे? बापू, अगर जमीन हमारी है तो हम उसे किसी दबंग को नहीं देंगे, और अगर अर्जुन और माजी वहाँ रहना चाहें तो हम मिलकर नया घर बनाएंगे। अर्जुन ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा। हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा था। दबंग जमींदार रघुवीर सिंह भी अपने आदमियों के साथ खड़ा था। राम सिंह, रूपा, अर्जुन और उसकी माँ भी पहुंचे। आज फैसला होगा कि वो जमीन किसकी है। ये जमीन अब मेरी है। कागज मेरे पास है। उसने कुछ दस्तावेज दिखाए। तभी गांव के बुजुर्ग हरिदास जी आगे आए। कागज दिखाने से सच नहीं बदलता। मैंने अपनी आंखों से राम सिंह के पिता को उस जमीन पर खेती करते देखा है। सुनो, बीती बातों पर अदालत नहीं चलती, इसके लिए सबूत चाहिए। अगर जमीन आपकी है तो आप किसने लगाई, क्यों लगाई? गरीबों को डराकर कब्जा करना क्या कानून है? लड़की, अपनी हद में रहो। जब घर जला था तब कोई हद नहीं थी। आज सच बोल रही हूँ तो हद याद आ रही है। बस चुप करो सब। जब तक तहसील में जांच नहीं हो जाती, जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होगा और आग लगाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। पंचायत खत्म होने के बाद अर्जुन की माँ राम सिंह के सामने आई। भाई साहब, मैंने आपकी बेटी को बहुत सुनाया, पर आज समझ आया कि गलती मेरी ही। गलतियां हम सबसे होती हैं। जरूरी है
कि हम उन्हें स्वीकार करें। रूपा, अगर सब ठीक हो जाए तो क्या तुम फिर से मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगी? अर्जुन, इस बार फैसला भावनाओं से नहीं, सम्मान और भरोसे से होगा। अगर हम दोनों साथ खड़े रह सके तभी हमारा रिश्ता चल पाएगा। नहीं रूपा, इस बार मैं भागूंगा नहीं, बल्कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन सभी पुलिस चौकी में खड़े थे। अधिकारी ने कागज देखे, पुराने रिकॉर्ड मंगवाए गए। कुछ देर बाद अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ी है। जमीन का असली मालिक राम सिंह का परिवार है। पंजीकरण अवैध तरीके से बदला गया। बहुत उड़ रहे हो तुम लोग, देख लूंगा तुम्हें। रघुवीर का यह व्यवहार देख पुलिस ने उसे और उसके आदमियों को हिरासत में ले लिया। शाम को सब गांव लौटे। ये जमीन हमारे पुरखों की थी, पर आज मैं एक फैसला लेना चाहता हूँ। कैसा फैसला बापू? ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ अर्जुन और उसकी माँ ने सालों मेहनत की है, इसलिए आधी जमीन उनके नाम करूंगा। अर्जुन की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर हरिदास का शुक्रिया अदा करती है। रात को रूपा अकेली बैठी थी, तभी अर्जुन उसके पास आया। रूपा, अब सब ठीक हो गया है, पर फैसला तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो। अर्जुन, इस आग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें सम्मान और जिम्मेदारी हो। अगर हम दोनों मिलकर इस जमीन पर नया घर बनाएं और तुम साथ दो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सुबह पूरे गांव ने देखा, रूपा ने पहली बार लाल चूड़ियां पहनी। आज मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई। आज मेरी बेटी नहीं, मेरी सीख विदा हो रही है। मंत्रों की आवाज गूंजी। अर्जुन और रूपा ने एक दूसरे को देखा। इस बार न भागना था न डरना, सिर्फ साथ निभाना था। तो दोस्तों, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें साहस, सम्मान और जिम्मेदारी ना हो।